वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, ममता दीदी की जो सरकार है, उस सरकार के रवैये ने और फैसलों ने और उस सरकार के तमाम जो कर्ता धर्ता हैं उनके जो बयान आए हैं, उन कारनामों से ऐसा लगता है कि दाल में काला है। ममता बनर्जी जो बोल रही हैं और जो उनकी हुकूमत कर रही है, उससे यह अब स्पष्ट हो गया कि पहले लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है। किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, कुछ बहुत बड़ा है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा विपक्ष चुप है। अखिलेश यादव चुप हैं, उद्धव ठाकरे चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, शरद पवार जी चुप हैं, सबके होंठ सिल गए हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बलात्कार को भी जाति और धर्म के नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। बेटियों का भी बंटवारा हो गया। ये बंगाल की बेटी है, ये आसाम की बेटी है, ये उत्तर प्रदेश की बेटी है, ये महाराष्ट्र की बेटी है। अरे भाई, ये बंगाल की और उत्तर प्रदेश की बेटियों में बेटियों को मत बांटो। ये भारत की बेटी का बलात्कार हुआ है। थोड़ी बहुत शर्म करो, बोलो। दीदी को बोलना चाहिए। अखिलेश यादव को जाकर के बंगाल में दीदी से पूछना चाहिए। राहुल गांधी को जाना चाहिए, राहुल गांधी को पूछना चाहिए। राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूं, दीदी से पूछो कि ये बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, डरो मत, दीदी से मत डरो, भारत की बेटी का साथ दो। बलात्कार को हिंदू मुस्लिम और समाजवादी और टीएमसी और बीजेपी और कांग्रेस में मत बांटो। ये भारत की बेटी के अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है। सियासत छोटी है, सच बड़ा है। समझो इस दर्द को। दीदी, आप भी बेटी हैं किसी की, आप भी बहन हैं, हम भी आपको दीदी बोल रहे हैं। जिसके साथ ये घोर अत्याचार हुआ है, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की दीदी थी, आप भी दीदी हैं। अपनी अंतरात्मा से सवाल करो, जागृत करो अपने आप को। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा को सेंट्रल फोर्सेस के अधीन करने का फैसला लिया है। तो तीसरा सवाल है, कर्नाटका से है। पूरा स्कैम को लेकर जो है गवर्नर ने ग्रांट कर दिया है जो प्रोसिक्यूशन है सिद्धरामैया के खिलाफ, मगर कांग्रेस का कहना है कि ये एक तरह से बदला लिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि अपने 60-62 साल के भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। देश की सत्ता के सिंहासन पर बैठ करके जो देश को लूटा है, उसकी एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको, एक एक पाई का। बड़ी विडंबना है, एक बड़ा विचित्र मामला है कि इनके भ्रष्टाचार पे जैसे ही हमला होता कहते हैं ये लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई, भ्रष्टाचार देश को लूटा है ना, अब हिसाब देने का समय आ गया। जब हिसाब मांगते हैं और ईडी सीबीआई कहता भाई इधर आओ जरा बात बताओ, कहते हैं साहब ये लोकतंत्र पर प्रहार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई फैसला लोकतंत्र के खिलाफ कैसे है? भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर मुहिम नरेंद्र मोदी चलाते हैं तो वो लोकतंत्र पर हमला कैसे हो जाता है? मेरी तो समझ में नहीं आया। खड़गे जी बताएं। अब कल को अगर कोई खड़गे जी के बेटे की हिसाब मांगेगा कि ये कहां से चल के यात्रा कहां आई, तो ये कहेंगे साहब ये दलितों पर हमला है, ये पीड़ित शोषितों पे हमला है। अरे लूट करी है भाई आपने, रिकॉर्ड तो देना पड़ेगा ना, हिसाब देना पड़ेगा। ये पैसा तुम्हारा थोड़ी है, ये पैसा देश का है। देश की संपदा को 60 साल लूटा है। अब ईडी सीबीआई अगर पूछती है भाई ये पैसा इतना आया कहां से, क्या करोगे इसका, तो कहते हैं साहब ये लोकतंत्र पर हमला है।
मुझे लगता है विपक्ष बहुत ज्यादा इस लूट को ज्यादा देर तक अब छुपा नहीं पाएगा, और देखना बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि ये विपक्षी पार्टियां सब एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे कि तू ज्यादा बड़ा बेईमान, तू ज्यादा बड़ा बेईमान, तू ज्यादा बड़ा। कांग्रेस कहेगी समाजवादी बहुत बड़ी बेईमान, अखिलेश जी कहेंगे कांग्रेस बहुत बड़ी बेईमान है, केजरीवाल जी कहेंगे कांग्रेस, वो तो कहते ही हैं कि ये सब चोर हैं, इकट्ठे हैं, वो तो उनके कई स्टेटमेंट है। तो अब विपक्ष फैसला करे कि कौन सबसे बड़ा बेईमान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को लोकतंत्र पे हमला मत कहो, लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखो। हे भारत के विपक्ष के मूर्धन्य नेताओं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जितना माल छुपा रखा है वो देश को समर्पित कर दो, फिर लोकतंत्र मजबूत होगा।